Hello students, in today's lecture number 4 on magnetism and matter, we shall have discussion on magnetic field intensity due to a bar magnet or magnetic dipole on its axial point. ऑलरेडी हमने ये बात कर ली है कि बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं, क्योंकि बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, इसलिए उसको मैग्नेटिक डाइपोल नाम से भी जाना जाता है। तो बार मैग्नेट कैसा होता है ये भी हमने बात की। बार मैग्नेट जब उसको अनस्पन थ्रेड से फ्रीली हम एयर में सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, ये बात भी हमने की। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की भी हमने बात की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमने बात की कि बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस स्ट्रक्चर की होंगी, इसकी बात भी हमने कर ली। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड यानी वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो अलग बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही बात है। ड्यू टू ए बार मैग्नेट हमें निकालना है इसके एक्सियल पॉइंट पर। बार मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, एक्सियल पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जो बार मैग्नेट के एक्सिस पर है, उसे हम एक्सियल पॉइंट कहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। तो ये मैंने एक बार मैग्नेट अज्यूम किया है, ये एक बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, ये बार मैग्नेट का साउथ पोल जिसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल एम है। हम जानते हैं कि मैग्नेट के दोनों पोल्स का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम होता है, इसलिए हमने दोनों का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल एम लिया है। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट एंड दिस डॉटेड लाइन जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट। इधर मैंने ड्रॉ नहीं किया है, आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इधर ये जो डॉटेड लाइन मैंने ये ड्रॉ की है पूरी, दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, आप अच्छे से जानते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल जो है बार मैग्नेट के, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। और जिस 2L को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए पॉइंट P पर ड्यू टू दिस होल बार मैग्नेट। इस पूरे बार मैग्नेट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, क्या हमने अज्यूम किया है वो लिख लेते हैं। लेट 2L be the magnetic length, let 2L be the magnetic length of a bar magnet, 2L जो है मैग्नेटिक लेंथ है किसका, बार मैग्नेट का, विद सेंटर क्या है बार मैग्नेट का, विद सेंटर O, ठीक है। एंड कैपिटल M is the magnetic dipole moment, capital M is the magnetic dipole moment of the magnet, capital M be the magnetic dipole moment of the magnet, ठीक है। लेट, ये भी अज्यूम कर लो, लेट P be the point, कौन सा पॉइंट है P be the point on the axial line, on the axis कह सकते हैं, on the axis of bar magnet, ठीक है, on the axis of bar magnet। if small m is the magnetic strength, if small m is the magnetic strength, small m magnetic strength है of each pole of मैग्नेट के प्रत्येक पोल का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कितना है, स्मॉल m है, ठीक है। दिस पोजीशन of point P
on axis of bar magnet, on axis of bar magnet is also known as end on position. क्या कहलाता है? end on position. ठीक है, मतलब क्या है? ये जो नया शब्द लिखा है एंड ऑन पोजीशन, ये एंड ऑन पोजीशन, यहाँ तो देखिए, यहाँ पर तो हेडिंग में मैंने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट की जगह एंड ऑन पोजीशन भी लिखा हुआ आ सकता है, एंड ऑन पोजीशन भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इस साइड को हम एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड ऑन पोजीशन। ध्यान रखना, तो क्वेश्चन में आ जाए कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट ऑन इट्स एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन का मतलब एक्सिस पर बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, एंड ऑन पोजीशन मैंने लिख भी दिया है, आप ध्यान से लिख लीजिएगा। चलिए, अब इस पूरे बार मैग्नेट के कारण हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पॉइंट पी पर। अब पूरे बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर निकालने से पहले हमें इंडिविजुअल पोल्स के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा कि नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे ही साउथ पोल के कारण पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम इंडिविजुअली निकाल लेंगे तो इंडिविजुअली निकालने के बाद फिर हम पूरे बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर होगा वो दोनों पोल्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको सम करके निकाल लेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, नाउ we calculate magnetic field intensity at point P due to north pole, जिसे शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं नॉर्थ पोल को, ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। क्या होगा? इज रिटेन एज, क्या लिखा जाएगा बेटा? कल ध्यान करो, मैंने आपको बताया था कूलॉम्स लॉ ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन फॉर मैग्नेटिज्म। उसमें मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, F इज इक्वल टू म्यू 0/4 m1 m2/r²। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? यदि मैं आपको बताऊं अलग से एक कागज पर, यदि मैं, चलो वो कल वाला पेपर दिखाता हूं मैं आपको, क्या फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। दिस वाज द रिलेशन, दिस वाज द रिलेशन विच वी डिराइव्ड एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, म्यू 0/4 m1 m2/r²। m1 एक पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, m2 दूसरे पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है और r दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस है। तो इसी का यूज करके हम नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख दें। ठीक है, तो अब नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट पी पर जब मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट पी पर निकालना है, तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो स्मॉल m ले लिया। अब पॉइंट पी पर मैं मान लेता हूं कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो 1 है। कितना है? 1 है। पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसको मैं 1 मान लेता हूं, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में म्यू 0/4 m1 m2 लिखना पड़ेगा, तो m2 की जगह मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है, तो इसे यदि हम सॉल्व करें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मान लीजिए V1 है, और इस V1 का वैल्यू क्या लिखा जाएगा? म्यू 0/4 m1 मतलब m, m2 मतलब 1/r²। विच डिस्टेंस नॉर्थ पोल के कारण निकाल रहे हैं, तो NP डिस्टेंस ली जाएगी। कौन सी डिस्टेंस ली जाएगी? NP, तो NP², ये डिस्टेंस ली जाएगी। समझ में आ गया। और इसका डायरेक्शन क्या होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का? नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या होगा?
V1 का डायरेक्शन देखूं तो मैंने आपको कल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रक्चर समझाई थी। बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, बार मैग्नेट के अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाती हैं और बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं। तो इसका मतलब नॉर्थ के कारण पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम नॉर्थ होगा, अवे फ्रॉम नॉर्थ होगा या नहीं होगा भाई? नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है ये, तो अवे फ्रॉम नॉर्थ जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्थ जा रहा है। वैसे ही जब हम साउथ के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे आएगा? साउथ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ अंदर यदि बात करें हम मैग्नेटिक फील्ड की तो साउथ से नॉर्थ जाता है, तो इस तरीके से आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, साउथ की तरफ आएगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट पी पर जो B1 मैग्नेटिक फील्ड लिखा है ये नॉर्थ पोल के कारण लिखा है और नॉर्थ से तो बाहर जाता है और साउथ की तरफ आता है, तो साउथ की तरफ आएगा तो इस तरफ हो जाएगा। तो चलिए, हमने ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी V1 लिखी नॉर्थ पोल के कारण, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलोंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऐसे लिख सकते हैं ना, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लो, थोड़ा सा रीराइट कर लो, रीअरेंज कर लो। μ0/4 m/np। अब np को और देख लें क्या होगा। np क्या होगा जी? हाँ, np यदि मैं n और s के बीच का डिस्टेंस OL ले रहा हूँ और o पॉइंट से मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट P है वो स्मॉल r डिस्टेंस पर है। इस मिड ऑफ बार मैग्नेट से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। और n और s के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l है। तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस होगा बेटा np, ये जो डिस्टेंस होगा np कितना होगा? o से p कितना है? r, और o से n कितना हो गया? l हो गया। भाई n से s 2l है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? l हुआ। सिमिलरली os भी कितना हुआ? l हुआ। on l है, o से p r है, तो np कितना हुआ? op माइनस on। np कितना होगा? op में से on माइनस कर दें तो np आ जाएगा, और np कितना आ जाएगा? r माइनस l आ जाएगा। क्योंकि op कितना है? op कितना है? op है आपका r, और on कितना है? l, तो r में से l माइनस कर दें तो np आ जाएगा, r माइनस l आ जाएगा। ठीक है, तो ये np की वैल्यू हमने निकाल ली, और इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं r माइनस एल होल स्क्वायर, r माइनस एल होल स्क्वायर, क्योंकि np स्क्वायर है। और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to साउथ पोल के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, यानी बार मैग्नेट के साउथ पोल के कारण क्या होगी? कैसे लिखी जाएगी? इज रिटेन एज, क्या लिखी जाएगी बेटा? B2 मान लेता हूं मैं, उसको कितना मान लेता हूं? B2 मान लेता हूं। ठीक है, अब V2 कितना होगा? देखो जरा डायग्राम में फिर से। अब इस साउथ पोल के कारण चाहिए पॉइंट P पर, तो साउथ के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो तो टुवर्ड्स द साउथ होगी। किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द साउथ होगी। क्यों होगी टुवर्ड्स द साउथ? क्योंकि नॉर्थ से तो बाहर जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्थ जाती है, और साउथ की तरफ आती है। ऐसे ही तो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ की तरफ आती है, तो साउथ की तरफ आती है तो साउथ की तरफ आ रही है, और ये नॉर्थ से अवे जा रही है, तो B2 इधर होगा और V1 इधर होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी इस साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा, और जो नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड था वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल था। ठीक है, तो V2 को क्या लिखेंगे हम? V2 को लिखें यहाँ पर μ0/4 m1, तो m हो जाएगा साउथ पोल का स्ट्रेंथ, और m2 मतलब P पॉइंट पर कितना स्ट्रेंथ है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 1 मान रखा है। और डिस्टेंस कौन सा लेंगे अब डिस्टेंस कौन सा लिया जाएगा बेटा? S से P का डिस्टेंस लिया जाएगा, तो S से P
एस पी स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या, अलोंग साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और पहले वाला कहाँ से कहाँ था, नॉर्थ से साउथ था, और ये हो जाएगा साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको और रीराइट करें, v2 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई m इंटू 1 m हो गया। अब एस पी बताइए कितना होगा, एस पी डिस्टेंस इस डायग्राम में देखो, एस पी ओ से पी कितना है r, और o से s कितना है l, तो s से p कितना हो जाएगा r प्लस l, कितना हो जाएगा r प्लस l। तो यहाँ पर क्या लिख दें हम, r प्लस l होल स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये अलोंग साउथ पोल टू नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने इंडिविजुअल पोल्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लिया पॉइंट पी पर, जो कि एक्सिस पर है, एक्सियल पॉइंट पी पर इंडिविजुअल पोल्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। लेकिन हमें तो पूरे बार मैग्नेट के कारण चाहिए। अब पूरे बार मैग्नेट के कारण निकालना है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। सो यदि मैं लिखूं रिजल्टेंट, देयरफॉर रिजल्टेंट और इफेक्टिव, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इफेक्टिव, या फिर क्या बोल सकते हैं टोटल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू होल बार मैग्नेट, पूरे बार मैग्नेट के कारण पॉइंट P पर जो स्ट्रेंथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पूरे बार मैग्नेट के कारण, क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी V इज इक्वल टू V1 प्लस माइनस V2। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, माइनस क्यों, बेटे देखो B1 की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ है, B1 की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, और V2 की डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ, तो डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो B1 को मैंने पॉजिटिव ले लिया नॉर्थ से साउथ, और V2 को मैंने नेगेटिव ले लिया साउथ से नॉर्थ, और दोनों को ऐड कर दिया। जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, V इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा V1 माइनस V2। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। अब B1 की वैल्यू मेरे पास है, V2 की वैल्यू मेरे पास है, इक्वेशन 1 V1 है और इक्वेशन 2 V2 है, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दो तो आपको V मिल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, रख दीजिए वैल्यूज। तो वैल्यूज जब रखेंगे हम, वैल्यूज रखिए यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 3 may be rewritten as, यानी 1 और 2 से V1 और V2 का वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दें, और 3 क्या है, V बराबर V1 माइनस V2, और V1 क्या था हमारा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस l होल स्क्वायर, ये था, माइनस V2 कितना था, म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस l होल स्क्वायर, यही तो था। देख लो जरा एक बार देख लो, ये देखो, ये V1 था m अपॉन r माइनस l होल स्क्वायर, और ये V2 था। सिंपली हमने V1 V2 की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 3 में रखी है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तो जस्ट मैथमेटिक्स करना है, तो मैथमेटिक्स कीजिए। क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। म्यू 0 अपॉन 4 पाई कॉमन है, और ऊपर से m भी कॉमन आ रहा है, स्मॉल m। ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा r माइनस l होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा r प्लस l होल स्क्वायर, ठीक है। अब और सॉल्व करो इसको, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई स्मॉल m, एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम r माइनस l होल स्क्वायर और r प्लस l होल स्क्वायर, ये एलसीएम आया। तो यहाँ एलसीएम लेना आप सब जानते हैं, यहाँ हो जाएगा r प्लस l होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा r माइनस l होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और सॉल्व करो आगे, v इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई m, ऊपर जो है सॉल्व करो इसको, होल स्क्वायर को ओपन कर दो, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, a प्लस b होल स्क्वायर से खोल दिया,
और इसको खोलेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस एल स्क्वायर होगा और फिर ये माइनस उसको माइनस कर देगा, माइनस 2RL, और इससे वो प्लस हो जाएगा तो प्लस 2RL ये ऊपर आएगा। ठीक है, और नीचे नीचे देख लो, नीचे क्या है, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है बाहर की तरफ, तो ए स्क्वायर, ए का मतलब आर और बी का मतलब एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर ये हो गया। अब देखो ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो जरा सॉल्व करो इसको, v इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम, यहाँ रह गया, ऊपर क्या है 2RL प्लस 2RL 4RL 4RL आ गया ऊपर, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया नहीं। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दो यहाँ पर, सिंस स्मॉल एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, लिख सकता हूँ या नहीं, देखो जरा डायग्राम में चलते हैं। ये देखो स्मॉल एल तो ये वाली डिस्टेंस है, स्मॉल एल सेंटर ऑफ मैग्नेट से पोल की डिस्टेंस है, और सेंटर ऑफ मैग्नेट से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो दिखाई दे रहा है कि स्मॉल आर तो ज़्यादा है किसकी तुलना में, स्मॉल एल की तुलना में, या फिर कहूँ स्मॉल एल काफ़ी कम है स्मॉल आर की तुलना में। तो फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो ये है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसमें मैं एल को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। जब एल स्मॉल है तो एल की स्क्वायर टर्म नेग्लेक्ट हो जाती है, तो और ये किसके बराबर लिखा जाएगा, इसकी जगह आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए v का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, देयरफॉर b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम 4RL अपॉन नीचे आ गया आर स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लें इसको, v इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम और 4RL अपॉन r रेज टू द पावर 4 आ गया। ठीक है, और इस r से एक 4 कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा। तो और लिखें इसको, v इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम और 4L ऊपर हुआ और नीचे r³ आया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और देखो इसको 4 को 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, 2 इंटू 2, और 2 को इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, m इंटू 4L को ऐसा लिख सकता हूँ। 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख लिया, और m और 2L की बड़ी अच्छी दोस्ती है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं आप जानते हो, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। m इंटू 2L कल पढ़ा था हमने। ठीक है, m इंटू 2L क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई कितना आ गया, m इंटू 2L की जगह क्या लिखेंगे, 2m, कैपिटल M लिख देंगे m इंटू 2L की जगह, अपॉन r³। ये एक्सिस पर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, कहाँ पर आ गया, एक्सिस पर आ गया। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ होगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वही तो v का डायरेक्शन होगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट तो हम जानते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड होता है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्टेड होता है। इसलिए एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, साउथ, ये आ गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r³। समझ में आ गई यहाँ तक बात। यदि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था डाइपोल के एक्सिस पर, वो क्या आया था, यहाँ E आया था और यहाँ आया था K, और यहाँ 2 और M की जगह आ गया था क्या, P डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अपॉन r³, ऐसे ही आया था वहाँ। तो ये कुछ चेंजेज हैं, ये ध्यान रखना। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बार मैग्नेट, ड्यू टू ए बार मैग्नेट, ड्यू टू ए बार मैग्नेट, जिसे और क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। कौन से पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट।
इक्वेटोरियल पॉइंट पर चाहिए मुझे। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बार मैग्नेट के कारण। ठीक है, बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो फिर डायग्राम बना ले पहले। इक्वेटोरियल पॉइंट पर चाहिए तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम क्या कह सकते हैं इसको, इक्वेटोरियल पॉइंट को और कुछ नाम भी देते हैं क्या, देते हैं क्या, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, ये कहते हैं इसको, और दूसरा नाम देते हैं किसको, इक्वेटोरियल को, परपेंडिकुलर को, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अभी पता चलेगा कैसे ऑन पोजीशन, कैसे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कैसे कह रहे हैं हम इसको। देखिए, चलिए एक बार मैग्नेट लेते हैं। ये है हमारा बार मैग्नेट। ठीक है, ये हमारा एक बार मैग्नेट हमने कंसीडर कर लिया। और ये बार मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल मान लेता हूँ। और ये बार मैग्नेट का साउथ पोल मान लेता हूँ। और ये इसका एक्सिस हो गया, मैग्नेटिक एक्सिस। समझ में आ गई यहाँ तक बात। ये मैग्नेटिक एक्सिस, साउथ पोल का स्ट्रेंथ स्मॉल एम, नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ भी स्मॉल एम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है पोल्स के, वो मैग्नेटिक लेंथ कहलाता है, ये भी आप जानते हो। और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मिड पॉइंट है इस बार मैग्नेट का। अब इसका इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पर होगा, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा। ये जो एक्सिस है ये मैग्नेटिक एक्सिस है इसका, बार मैग्नेट का। अब मैग्नेटिक एक्सिस, बार मैग्नेट का जो इक्वेटोरियल लाइन होता है वो कहाँ होता है, इक्वेटर कहाँ होता है, इक्वेटर ऐसे होता है परपेंडिकुलर, जानते हो आप। ये इक्वेटर है बेटा, नीचे तक ऐसे जाएगा ना, ये इक्वेटर है। क्या है ये, इक्वेटर है। समझ में आ गई बात। ये इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर कह दो। इस पर ये है पॉइंट पी। कहाँ पर है ये, इक्वेटर पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्यों कहा है, ये देखो ये ब्रॉड साइड है ना, और ब्रॉड साइड के ऑन कंडीशन में है, यानी ऊपर की तरफ है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं इसे। तो इक्वेटोरियल पॉइंट की जगह ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी लिखा हुआ आ सकता है, ये ध्यान रखना। अब पॉइंट पी पर, यानी इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इक्वेटोरियल एक्सिस पर लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई कर रहा है ये पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर इस पूरे बार मैग्नेट के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे। पहले तो हम इंडिविजुअल पोल्स के कारण निकालेंगे। तो पहले तो हम नॉर्थ पोल के कारण निकालेंगे। नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट पी पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये वाला डिस्टेंस कंसीडर होगा एनपी। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, फिजिक्स देखें इसमें। पहले सबसे पहले नॉर्थ देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लाइंस कैसे जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ आती हैं। तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से कैसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे जाएगी। तो ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। V1 मान लेता हूं इसे, क्या मान लूं, V1 मान लेता हूं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं बेटा, ये थीटा मान लिया मैंने एंगल, ये थीटा मान लिया, और ये एक पैरेलल लाइन और मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। समझना आप, इसको समझना बड़ा जरूरी है। इस मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैथमेटिक्स में आप जानते हो जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ये जानते हो आप। तो ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी ये जो B1 है बेटा, यानी ये जो B1 है, ये B1 इस पॉइंट P पर दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। एक तो इसका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि इस तरफ होगा, B1 cos थीटा होगा या नहीं होगा। यदि ये B1 है और ये थीटा है तो ये B1 cos थीटा। और एक इसका होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट B1 का, और वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा या नहीं होगा, इस तरफ होगा। ये हो जाएगा V1 sin थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो V1 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, V1 sin थीटा। समझ में आ गई यहाँ तक बात। ठीक है, ये V1 cos थीटा समझ में आ गया, ये V1 sin थीटा। तो ये तो नॉर्थ पोल के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन V1 ये लिखा और इसको रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में। ऐसे ही अब साउथ पोल के कारण देखें तो साउथ पोल के कारण जब पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो ये वाला डिस्टेंस कंसीडर होगा।
साउथ पोल के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो ये वाला डिस्टेंस कंसीडर होगा। अब आप जानते हो साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर, उसका डायरेक्शन तो टूवर्ड्स द साउथ होगा, टूवर्ड्स साउथ होगा, यानी ये डायरेक्शन होगा V2 का, होगा या नहीं होगा। अब यदि मैं एंगल ये थीटा मान लेता हूँ, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये इस एंगल को थीटा माना तो आप मैथमेटिक्स में ये भी जानते हो जेड शेप, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। अब देखना यहाँ जेड शेप बन रही है, यानी ये जेड अक्षर बन रहा है ना, बन रहा है ना ये जेड अक्षर, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जब ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, और जब ये थीटा हो गया तो V2 भी अब दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। ये V2 है तो ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा, V2 cos थीटा का हो जाएगा। ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, V2 cos थीटा का। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी V2 sin थीटा इस तरफ होगा, नीचे की तरफ V2 sin थीटा। क्लियर। अब यहाँ आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, हमने देखो नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड V1 V2 अपने अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गए, V1 cos थीटा V2 cos थीटा, और V1 sin थीटा V2 sin थीटा, ठीक है। अब देखना जरा, इसमें ये V2 sin थीटा और ये V1 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में बराबर भी होंगे। आगे हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड में बराबर हैं या नहीं, मैग्नीट्यूड में ये निश्चित तौर पर बराबर निकलेंगे, आगे हम प्रूव भी करेंगे। तो इस कारण ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी V1 sin थीटा V2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और पॉइंट P पर इन दोनों कंपोनेंट के कारण कोई टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जो पॉइंट P पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो V1 cos थीटा और V2 cos थीटा के कारण होगा। अब ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर V1 cos थीटा प्लस V2 cos थीटा हो जाएगा। ये फिजिक्स समझ में आ गया ना आपको। चलिए अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, ठीक है, लिख लेते हैं। क्या लिखें, लेट P be the equatorial point lying on equatorial axis of a magnetic dipole, या फिर क्या कहें, बार मैग्नेट, ठीक है। क्लियर। चलिए, let small r be the distance of point P from midpoint O of मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल के मिड पॉइंट O से P की जो डिस्टेंस है यानी OP, ये क्या मान लेता हूं मैं, R मान लेता हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस डायग्राम में देख रहे हैं आप, O से P तक का डिस्टेंस क्या मान लिया, R मान लिया, ठीक है। चलिए, और ये OS और ON तो आपको पता ही होगा, ये L होगी OS और ON भी क्या हो गई, L होगी। समझ गए बात को। चलिए यहां तक ठीक है, स्मॉल r भी पता चल गया। अब स्ट्रेंथ ऑफ द पोल तो हमें पता ही है, नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है m और साउथ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है m, और पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है स्मॉल m उसको हम 1 ले लेते हैं, उसको हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लिखें किसके कारण, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लिखें किसके कारण, नॉर्थ पोल के कारण। तो नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नाउ मैग्नेटिक फील्ड या फिर कहो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल के नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मान लीजिए V1 है, V1 माना हुआ है ना हमने, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, μ0
अपॉन 4 पाई। M1 कितना है, यानी इसका स्ट्रेंथ M है, और M2 मतलब पॉइंट P पर जो स्ट्रेंथ आपने लिया है 1 लिया है, तो M इंटू 1 हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, डिस्टेंस क्या लिया जाएगा बेटा, N से P। डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, N से P, यानी क्या लिखेंगे हम डिस्टेंस को, NP²। ठीक है, इसको मैं क्या मान लूँ, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और ये कहाँ से कहाँ, अलोंग NP। N से P की तरफ जाएगा ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है N से P की तरफ, तो अलोंग NP लिख दिया। अब ये NP क्या होगा, ये देख लें जरा। NP जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, μ0/4 पाई, और ऊपर M हो गया। NP क्या होगा, NP की यदि मैं बात करूं तो NP क्या होना चाहिए, जरा ये देख लो। NP क्या होना चाहिए, अब देखो जरा, NP निकालने के लिए ये डिस्टेंस मुझे पता है ON L है, और ये OP मुझे पता है R है। OP कितना मान लिया, R मान लिया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है या नहीं आपको, ये देखो PNO, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, PNO ये वाला ट्राइंगल। इसमें ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज जो होगा ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट बेस स्क्वायर मतलब L²। ठीक है, और परपेंडिकुलर मतलब R²। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया ना, ये तो है हमारा R और ये है L, तो L² प्लस R², ये इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इस हाइपोटेन्यूज, ये जो ट्राइंगल है PSO, इस ट्राइंगल में भी देखें तो ये जो PS है ये हाइपोटेन्यूज है, और OS है ये क्या है, बेस है, और OP क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, जब ये L है और ये OP R है, तो ये डिस्टेंस भी R² प्लस L² हो जाएगा, या L² प्लस R², कुछ भी लिखो आप। ठीक है, इसको R² प्लस L² ही लिख लो, एक ही बात है वैसे। R अंडर रूट R² प्लस L²। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस आ गई। अब ये दोनों डिस्टेंस आने के बाद में, ये दोनों डिस्टेंस आ गई हमारे पास। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस आने के बाद में अब NP की वैल्यू रख दो। NP की वैल्यू हमने निकाल ली ना, अंडर रूट R² प्लस L², पाइथागोरस थ्योरम से, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से, राइट एंगल ट्राइंगल में सब जानते हैं इस बात को। तो NP की वैल्यू रखो यहाँ पर, NP² है, और NP की वैल्यू क्या है, अंडर रूट R² प्लस L²। तो अंडर रूट तो हट जाएगा ना बेटा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा। NP² है तो अंडर रूट तो हट जाएगा ना, समझ में आ गई बात भाई। NP इस यहाँ लिख देता हूँ, NP इज अंडर रूट R² प्लस L², ये है। तो NP² है तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा। क्लियर है, इसको मैं इक्वेशन नंबर सॉरी, ये इसको 1 मत मानो, इसको 1 मान लो। ठीक है, चलिए, और डायरेक्शन आपको पता लग ही गया, अलोंग NP, N से P की तरफ। ठीक है, अब ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालूं मैं पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं साउथ पोल के कारण, तो साउथ पोल के कारण लिखो मैग्नेटिक फील्ड। और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to south pole of मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल के कारण लिखें तो कितना होगा, V2 मान लिया, μ0/4 पाई। M1 मतलब साउथ पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, M2 मतलब पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, कितना माना है, 1। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस हो जाएगा S से P, डिस्टेंस क्या लेंगे, SP। ठीक है, तो SP² डिस्टेंस हो जाएगा SP²। ठीक है, अब इसमें SP की वैल्यू रखो। SP की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली थी, ये तो M हो जाएगा, और नीचे SP मतलब R² प्लस L², ये हो जाएगा, क्योंकि SP का वैल्यू क्या है,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अभी ऊपर निकाला था, एस पी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। और ये डायरेक्शन क्या है, अलोंग पी से एस, पी से एस की तरफ है, ये डायरेक्शन क्या है, पी से एस की तरफ है, पी से एस की तरफ, ठीक है, B2। और वो पहले वाली क्या थी, एन से पी की तरफ, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ थी, इसको हम कह सकते हैं NP मतलब नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और ये क्या आ जाएगी, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ है या नहीं, साउथ टू नॉर्थ आ जाएगी, और ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 क्या बता रहे हैं हमें, इक्वेशन 1 और 2 ये बता रहे हैं कि V1 और V2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, V1 और V2 का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। V1 का फॉर्मूला देखो आप और V2 का फॉर्मूला देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है या नहीं। सो लिख सकते हैं आप इसको आगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट from equation 1 and 2 it is clear that magnitude of V1 is equal to magnitude of V2 है या नहीं। V1 बराबर किसके है, V2 के, V1 बराबर किसके है बेटा, V2 के, ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, चलो। अब देखो जो डायग्राम में हमने लिखा था कि पॉइंट पी पर हो क्या रहा है, एट पॉइंट पी V1 एंड V2, पॉइंट पी पर V1 V2 दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहे हैं, V1 भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है और V2 भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहे हैं। V1 एंड V2 ईच will resolve into two components, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, into two components, नेमली क्या नाम है उनका, नेमली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल को हम और कुछ भी बोलते हैं परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और वर्टिकल को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एज V1 तो डिवाइड हो रहा है किसमें, V1 cos थीटा एंड V1 sin थीटा, इसमें डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे ही V2 भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है, V2 cos थीटा एंड V2 sin थीटा। तो V2 के लिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। सिंस vertical components are equal in magnitude, ठीक है, that is V1 sin थीटा is equal to V2 sin थीटा। भाई V1 बराबर V2 तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो V1 sin थीटा बराबर V2 sin थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल भी तो सेम ही होगा, ये थीटा भी तो सेम है दोनों का। तो V1 sin थीटा और V2 sin थीटा मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो लिखा है वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शंस, लेकिन डायरेक्शंस में अपोजिट है, ठीक है। therefore opposite in directions, therefore they will cancel, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, each other, they will cancel each other, ठीक है, they will cancel each other and do not contribute, किसमें contribute नहीं करेंगे, do not contribute in total magnetic field at point P पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन इनका नहीं होगा, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। therefore इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या लिखा जाएगा,
B बराबर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा लिखा जाएगा। कैसे जी सर, ये कैसे लिख दिया? देखना जरा बेटा डायग्राम में, V1 cos थीटा और V2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है। B1 बराबर B2 है तो मैग्नेट ये सेम डायरेक्शन है, और B1 और B2 भी बराबर हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में, इसलिए तो V1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। अब B1 और B2 दोनों बराबर हैं, सिंस B1 इज इक्वल टू B2 है तो इसको क्या लिखा जाएगा? V इज इक्वल टू 2V1, V1 B2 की जगह V1 लिख दो तो 2V1 cos थीटा ये आ जाएगा। सिंपली ये आ जाएगा 2V1 cos थीटा। और V1 की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है V1 की वैल्यू? μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यही है ना V1 की वैल्यू। और cos थीटा हम निकालेंगे अभी, cos थीटा निकाल लो। चलो cos थीटा निकालें हम, तो उससे पहले μ0 अपॉन 4 पाई इसको रीराइट कर लेता हूँ, ये 2 को m के साथ लिख लेता हूँ, 2m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये तो ये हो गया। अब cos थीटा क्या होगा? cos थीटा के लिए इस ट्राइंगल का यूज करेंगे हम। ये जो ट्राइंगल है, चाहे तो आप ट्राइंगल यूज कर लो PNO या फिर ट्राइंगल यूज कर लो PSO, एक ही बात है, कोई एक ट्राइंगल यूज कर लो दोनों में से। और cos थीटा होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? L, और हाइपोटेन्यूज क्या है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यही तो है। इसमें भी बेस L है और हाइपोटेन्यूज क्या है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो cos थीटा जो होगा, cos थीटा क्या होगा बेटा? ज्योमेट्री से जो ऊपर हमारी ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग L बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, L अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो μ0 अपॉन 4 पाई m, और इस 2 को लिख दूं मैं l के साथ, m इंटू 2l। समझ गए क्यों लिखा है? क्योंकि m और 2l की दोस्ती है। ठीक है, ये बना दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और नीचे देखो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल की पावर 1 है, और यहाँ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल की पावर कितनी हो जाएगी? हाफ। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहाँ 1 और यहाँ हाफ, तो ये 1 प्लस हाफ यानी 3/2 हो जाएगा। भाई ये और ये दोनों मिला करके ऐसा लिखा जा सकता है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ऑल रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? μ0 अपॉन 4 पाई m इंटू 2l की जगह क्या लिख दिया? कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख दिया, और इसको अभी एज इट इज लिखा। ठीक है, अब इसमें सिंस स्मॉल l क्या था? मैंने बताया था आपको, स्मॉल r से बहुत कम है, स्मॉल l इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, देयरफॉर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में किसको नेग्लेक्ट कर देंगे? एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख दो, तो बी क्या हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन, यहाँ नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर और होल रेज टू द पावर 3/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो नीचे क्या रह गया? आर क्यूब। तो फाइनली रिलेशन क्या बना? फाइनली जो रिलेशन बना हमारा v इज इक्वल टू क्या बना? μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, ये बना। ये कहाँ पर बना? इक्वेटोरियल लाइन पर बना, इक्वेटोरियल लाइन पर बना। तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो निकाल लिया। ठीक है, और ये इसका डायरेक्शन क्या होगा ये भी पूछता है कई बार। जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आया उसका डायरेक्शन क्या होगा? भाई B1 B2 cos थीटा, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा जिस डायरेक्शन में होंगे उसी डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किस तरफ है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैपिटल M इस तरफ है। तो कैपिटल M और B दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एंटी पैरेलल हैं। कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होती है। जबकि एक्सिस पर हमने देखा था, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आया था? एक्सिस पर मैग्नेटिक जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, बी इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। कहाँ पर? पैरेलल होते हैं। कहाँ पर? एक्सियल पॉइंट पर। ठीक है, यानी दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल होता है। 0 डिग्री को हम पैरेलल भी कहते हैं। लेकिन यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट पर ध्यान रखिए, एम और बी के बीच कितना एंगल आ गया? ये एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये तो एम है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ साउथ से नॉर्थ,
और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, नॉर्थ से साउथ हो गया ये, ठीक है। तो एम और बी के बीच कितना एंगल हो गया भाई, बी इस तरफ है और एम आपका इस तरफ है, तो कितना एंगल हो गया 180 डिग्री। और इसको हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल। क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन आपका आ गया, इक्वेशन नंबर 6। इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्लियर है। और उसमें आपने, इसमें आपको लिख लेना है एक्सियल वाले में बता रहा हूँ बेटा, दुआ एक्सियल वाला जहां आपने लिखा है वहां लिख लेना, इट इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा, बी और एम दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल हैं, और यहाँ एंटी पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम 2 नोट लिख सकते हैं। नोट 1 लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पॉइंट इज parallel to the direction of magnetic dipole moment, ठीक है। that is angle between magnetic field intensity and magnetic dipole moment is 0 डिग्री। कितना एंगल होता है, 0 डिग्री, क्योंकि इस डायरेक्शन में एम है तो इसी डायरेक्शन में क्या है, वी है, ठीक है। एम कहाँ से कहाँ है, साउथ से नॉर्थ है, तो वी भी साउथ से नॉर्थ है। तो इसलिए एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के, ठीक है। ये एक नोट हो गया। नोट नंबर 2 में लिखूं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट इज एंटी पैरेलल। क्या हो जाएगा बेटा, एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, एंटी पैरेलल। क्योंकि इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो ऐसे होगा, ये साउथ और ये नॉर्थ, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है पॉइंट पी पर, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, नॉर्थ से साउथ। तो एंगल कितना हुआ, यदि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, यानी एंटी पैरेलल हो गए। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो एंटी पैरेलल होते हैं, जबकि एक्सिस पर, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैरेलल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और मैं आपको बता देता हूँ, रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड
intensities due to a magnetic dipole, मैग्नेटिक डाइपोल जिसको बार मैग्नेट भी हम कहते हैं। तो एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच रिलेशन हम कई बार पूछ लेता है, तो वो रिलेशन लिख देते हैं। सिंस एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वी एक्सियल, वो कितना होता है μ0/4π 2m/r³, ये आया था, ठीक है। एंड बी इक्वेटोरियल क्या आया था, बी इक्वेटोरियल आया था μ0/4π m/r³, ये आया था। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो मैं लिख सकता हूँ वी एक्सियल अपॉन वी इक्वेटोरियल, डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो ऊपर 2 बच जाएगा केवल, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करें तो राइट साइड में μ0/4π से μ0/4π कैंसिल हो जाएगा, m/r³ से m/r³ कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 2 बचेगा। यानी इन दोनों का एक्सियल और इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड का रेशो 2 आता है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इक्वेटोरियल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डबल होता है। या फिर इसका उल्टा लिख दूं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का आधा होता है, ठीक है। ये बातें लिख दी मैंने। तो ये हमने आज बात की इस लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। और उसके बाद में हमने बात की कि इनके बीच रिलेशन क्या होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मूला याद रखना है, एक्सिस पर कितना है μ0/4π 2m/r³, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना है μ0/4π m/r³। और डायग्राम आपको सुंदर तरीके से बनाना है, क्योंकि फिजिक्स में डायग्राम के पूरे मार्क्स होते हैं बेटा। डायग्राम एकदम क्लियर ड्रॉ होना चाहिए, पेंसिल से ड्रॉ करना है। जितना क्लियर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे उतना ही अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से डिसाइड कर लेता है कि आपको आता है या नहीं, इसी में पूरा फिजिक्स होता है, ठीक है। तो अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कीजिए पेंसिल की हेल्प से और सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए, और इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। कहीं किसी भी स्टेप में आपको कोई परेशानी होती है तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।